जय हिंद दोस्त। तो कैसे हैं आप? आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर, जो अप्रैल महीना के तीसरे सप्ताह 16 से 22 अप्रैल के बीच की न्यूज को हम रखेंगे। ये आपके करंट अफेयर में ऑडियो बुक की तरह है, जिसे आप आराम से सुन सकते हैं और मन में उसे रिवीजन भी कर सकते हैं, खासकर सभी एग्जाम में, जो भी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। और इसे बार बार सुन सकते हैं, जिसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और वैसे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है जो एग्जाम में आने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाँ, इसे अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट से भी कीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको हमने रखा है कि संविधान, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो हुआ है, पारित करने के लिए किस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका। तो देखिए, कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिसमें कुल का 50% या जो उपस्थित है उसका 2/3 सदस्य इसका समर्थन कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि 130वां संविधान संशोधन किस संदर्भ में था। देखिए देखिए, 131वां संविधान संशोधन में दो मुद्दे थे। एक परिसीमन विधेयक 2026 और एक महिला आरक्षण बिल 2026। ठीक है। तो इसमें टोटल वोट 298, बिल के पक्ष में 298 पड़े हैं और विपक्ष में 230 पड़े हैं, और कुल 489 लोग इसमें वोट डाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें बहुमत के लिए होना चाहिए 326 वोट, जो 28 वोट से वह गिर गया ये विधेयक। और ये भी याद रखिए, ये अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी जानिए कि अभी तक के 12 साल के बीजेपी के इतिहास में पहली बार है जो विधेयक पास नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम चलते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा के मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का विधेयक तैयार किया। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और उसे बढ़ाकर करने की क्या योजना है, 850 करने की योजना। ठीक है ना। और यह योजना किस जनसंख्या के आधार पर होगी, 2011 के जनसंख्या के आधार पर होगी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 543 से सीधे 850। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला कौन। साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाली, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 17,560 फीट है। ठीक है ना। तो इस पर पहुंचने वाली भारतीय का नाम है दिव्या सिंह। वो यूपी से आती है और वो काठमांडू में 16 मार्च से चढ़ना शुरू की थी। ठीक है ना। तो क्या नाम है, दिव्या सिंह, जो साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर वो पहुंचे। तो ये था हमारा देश का समाचार। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2025-26 को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघल रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। तो कुछ साल के लिए 2025-26। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर संबंधित, कि हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है ना। और जो प्रभावी होगा 15 अप्रैल से। तो देखिए, पहले ये गोल्डन वीजा बहुत सारे देश अपने देश में आने वाले करोड़ अमीर विदेशी लोगों को देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो नियम बंद किए हैं गोल्डन वीजा का, ये कहाँ पे, स्पेन में। ठीक है ना। कहाँ की है, स्पेन में। ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने युवा पुरुषों को देश छोड़ने से पहले सशस्त्र बलों से अनुमति का कानून लागू किया। तो अगर आपको देश छोड़ना है तो
खासकर उस वर्ग 17 से 45 आयु वर्ग के पुरुषों को देश छोड़ने से पहले आपको कानूनी अनुमति लेनी होगी, ठीक है ना। उस स्थिति में कि जब आप 3 महीने से ज्यादा के लिए देश से बाहर जा रहा है, तो उस देश का नाम क्या है? जर्मनी। जर्मनी ने देश छोड़ने से पहले अपने नागरिकों को कानूनी अधिकार या अनुमति लेने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो उसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। और चांसलर जो सबसे बड़ा होता है वहां का, वो कौन है? फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। और मुद्रा वो यूरो अपनाता है। अब आगे हम चलते हैं बिहार के न्यूज, ठीक है ना, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सम्राट चौधरी बने हैं, और वो किस दल से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के दल से आते हैं। और बिहार में ऐसी पहली मुख्यमंत्री है जो बीजेपी से बने हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? तो ये 24वें मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर राज्यपाल की बात करें, तो बिहार के राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन, ठीक है ना। सैयद अता हसनैन यहाँ के राज्यपाल है। उनके बारे में अगर जाना जाए, तो वो अपने राजनीतिक जीवन 1990 के दशक से शुरू किए थे। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी, वो भी कांग्रेस में विधायक के तौर पर थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी भाजपा में 2017 में आए थे, 19 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, 2021 में पंचायती राज मंत्री बने थे, और 2024 में डिप्टी सीएम बने थे, ठीक है ना। तो फिर 20 नवंबर 2025 को 2 बार दोबारा डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्री भी बने। बात करें बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसको है बिहार में? नीतीश कुमार, लगभग 20 साल। और सबसे ज्यादा बार पूरे भारत में शपथ लेने का भी कौन है? 10 बार इन्होंने शपथ लिया है, नीतीश कुमार, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अप्रैल 2026 में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है ना। और दोनों के दोनों राष्ट्रीय जनता दल यू जदयू से बने हैं, ठीक है ना। तो कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस राजनेता के पास 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 20 वर्ष तक इस पद पर रहकर अप्रैल 2026 में इस्तीफा दिया? तो हमने पढ़ा है कि बिहार के नीतीश कुमार ने ये रिकॉर्ड कायम किए हैं। इन्होंने लगभग 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, ठीक है ना। और पहली बार 2000 में एनडीए के समर्थन में, तो बीजेपी के समर्थन में 7 दिन के लिए सीएम बने थे। और आखिरी बार 2025-26 में 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री का शपथ लिए। तो कुल 10 बार इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। अब इस बार ऐसा समझिए, इससे और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा समय तक सीएम का रिकॉर्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो देखिए, सबसे ज्यादा दिन तक अगर हम बात करें, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, जो 5 बार शपथ ग्रहण लिए हैं, और वो कुल 24 साल 166 दिन बने। दूसरा स्थान पर नवीन पटनायक थे, उड़ीसा के सीएम। इन्होंने भी 5 बार लिया है, और टोटल 24 साल तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो ये था आपके बिहार का न्यूज, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा दिन तक कौन थे? तो पवन कुमार चामलिंग। नीतीश कुमार जी 20 साल तक रहे हैं और 10 बार शपथ ग्रहण किए। दोस्तों, ये सब न्यूज आप ऐसे भी ऑडियो में आप सुन सकते हैं, ठीक है। इसको आप कान में हेडफोन लगाइए और आराम से सुकून से सारे न्यूज को आप समझते जाइए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं राज्य से।
कि 16 अप्रैल 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पूर्ण ई शासित राज्य मतलब टोटल ई गवर्न स्टेट बन गया है, जहां 100% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। देखो, अगर 100% की अगर आप बात करें तो हमारे देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल का नाम आता है, ठीक है ना। तो केरल में ये सुविधाएं दी गई है और 100% ऑनलाइन सर्विस वहां अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि किस राज्य ने सभी लाइसेंसी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना अनिवार्य किया? भाषा नहीं आने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। तो देखिए, ये जो न्यूज है ये 14 अप्रैल 2026 में बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा है कि 1 मई के बाद महाराष्ट्र में सभी व्यक्ति जो टैक्सी चलाते हैं लाइसेंस उसको मराठी जानना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हैं और राज्यपाल जो हमारे जिष्णुदेव वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम चलते हैं कि 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? तो देखिए, कुशीनगर जगह है जहां पर ये डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। अब कुशीनगर महत्वपूर्ण इसलिए है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो उसको एनिमेटेड के रूप में वहां पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। कुछ अब चलते हैं परियोजना में कि किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सार्थक नामक अभियान शुरू करने के आदेश जारी किए जिससे बच्चों के पुराने और अटपटे नाम बदले जा सके। देखिए, पुराने समय में जो नाम रखे जाते थे जैसे कि घसीटा राम, नाहर, नन्नू राम, शैतान, इस सब नाम को बदलकर आप नया नाम रख सकते हैं। और ये जो सुविधा दी गई है कहाँ दी गई है? राजस्थान में दी गई, ठीक है ना। तो किस अभियान का नाम क्या है? सार्थक नाम अभियान, ठीक है। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर है और राज्यपाल हरिभाऊ किसान राव बागड़े है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है रक्षा से हम चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुसान कोयल किस देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? देखिए, सुसान पूरे सैन्य देश के जो सैन्य सिस्टम है उसकी प्रमुख बनाई गई है। नाम है सुसान कोयल और ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार है जो महिला को सेना प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है उसका? कैनबरा। प्रधानमंत्री वहां के कौन है? एंथनी अल्बनीज। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में हम चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा भारत के किस रक्षा अंग से संबंधित है? देखिए, प्रोजेक्ट कुशा जो है जैसे अमेरिका और इज़राइल के जो युद्ध सिस्टम है जिसको हम आयरन डोम कहते हैं वो भारत का आयरन डोम या S-400 कहा जा सकता है, ठीक है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है और 350 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमान को यह नष्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कुशा है वो किस पर है? वायुसेना के लिए लंबी दूरी का एयर डिफेंस प्रणाली है, ठीक है ना। क्या है? प्रोजेक्ट कुशा वायुसेना का लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अपने सबसे बड़ा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2026 शुरू किया है? एक क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में युद्धाभ्यास से, तो कौन सा है? तो समुद्र शक्ति किसके द्वारा हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसको बोलते हैं सौर दिवस कब मनाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सौर दिवस वो 9 अप्रैल को मनाता है। कारण कि 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को उन्होंने हराया था, ठीक है ना, जिसमें 34 पाकिस्तानी सेना मारे गए थे। इसीलिए 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 2026 को सियाचिन दिवस के अवसर पर, सियाचिन जो हमारे भारत चीन बॉर्डर पर है, के अवसर पर किस नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया?
देखिए, ये जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है हिमचक्षु। हिम का मतलब होता है बर्फ और चक्षु का मतलब आंख। मतलब एक ऐसी प्रणाली की गई है जिससे बर्फीले तूफान में दुश्मन के हलचल को पता लगाया जा सके। तो क्या नाम है? हिमचक्षु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस चौथी पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए एलएनटी के साथ बड़े इंजन निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, वो एलएनटी के साथ किया। तो किस किस विमान के लिए? तेजस मार्क 2 के। क्या नाम है? तेजस मार्क 2। और ये भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अग्निवान क्या है जिसका सफल प्रक्षेपण आज श्रीहरिकोटा से किया गया? ठीक है ना। तो देखिए यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है ना। और इसे कौन? चेन्नई के जो स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल, उसके द्वारा बनाया गया। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो क्या नाम है? अग्निवान। याद रखिएगा, अग्निवान। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद गवर्नर्स चेयर के लिए चुना गया है? तो देखिए जो भारतीय को चुना गया उनका नाम है दीप जरीवाला। क्या नाम है? दीप जरीवाला। ठीक है ना। वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। ठीक है ना। तो भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चुना गया? दीप जरीवाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित राजकुमार मुखोपाध्याय का संबंध किस भाषा से है? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरस्वती सम्मान 2025 देखिए मिला है किसको? राम कुमार मुखोपाध्याय को। और ये बंगाली लेखक है। ठीक है ना। उनके जो 2020 में प्रकाशित हुए थे हरा पार्वती कथा, उसके लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया। नाम क्या है? राम कुमार मुखोपाध्याय। याद रखिएगा, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय। ये क्वेश्चन बार बार आती है। अब हम चलते हैं नियुक्ति। अपॉइंटमेंट किन्हें मिला है कि हाल ही में किसी विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारतीय को नियुक्त किया गया। उनका नाम है इंद्रमीत गिल। ठीक है ना। क्या नाम है? इंद्रमीत गिल। अब चलिए क्वेश्चन है आगे ध्यान से कि हाल ही में किस भारतीय गायिका का निधन हुआ है? ठीक है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वो हमारे देश के प्रख्यात गायिका थी। उनका नाम क्या था? आशा भोसले। क्या नाम था? आशा भोसले। उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, ये सभी उनको मिल गया है। ठीक है ना। उनके बहन का नाम लता मंगेशकर। ठीक है ना। और उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। ये याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। ये स्पोर्ट्स से है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस खेलों को शामिल किया जाएगा? ठीक है ना। तो देखिए कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होने वाला है? ग्लासगो में होने वाला है। ठीक है। याद रखिएगा 2026 ग्लासगो में होने वाला है। और जो 2030 कॉमनवेल्थ होने वाला है वो भारत के अहमदाबाद में होने वाला है। ठीक है ना। इससे पहले भारत 2010 में कॉमनवेल्थ का संचालन किया था। तो उसमें दो खेलों को शामिल किया गया, हॉकी और क्रिकेट। 2026 में नहीं है लेकिन 2030 में शामिल किया गया हॉकी और क्रिकेट। ठीक है ना। दो खेल महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए भी और दोनों खेल को इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय एथलेटिक्स ने 42.195 किलोमीटर के मैराथन को मात्र 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड पूरा कर 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? देखिए इसका आयोजन हुआ था नीदरलैंड में। ठीक है ना। जिसको नाम था एनएन मैराथन रॉटरडम। ठीक है ना। तो इसमें एक भारतीय थे जिनका नाम है सावन बरवाल। ठीक है ना। एक्चुअली वो इस रेस में 20वें स्थान पर थे, लेकिन किसी भी भारतीय के द्वारा यह सबसे कम समय निकालना है। इससे पहले रिकॉर्ड था 1978 में शिवनाथ सिंह के द्वारा 2 घंटा 12 मिनट, लेकिन इन्होंने 2 सेकंड कम 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरा किया है। नाम क्या है? सावन बरवाल। ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अब ग्लासगो 2028 की तैयारियों के लिए
भारत ने किस पूर्व एथलीट को मिशन ओलंपिक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ था, 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, और उनके लिए मिशन ओलंपिक का जो प्रमुख नियुक्त किया गया, किनको किया गया है? अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 में पहली बार भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक निशानेबाजी में मिला था। ठीक है ना। तो 2028 जो लॉस एंजल्स में होगा यूएसए में, वहां पर इनको नियुक्त किया गया है उसके लिए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैड्रिड स्पेन मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? महत्वपूर्ण है। तो बैडमिंटन में जो हमारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या आप सब जानते हैं, जिन्होंने 2 ओलंपिक जीता है? पीवी सिंधु। ठीक है ना। और भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जिन्होंने जीता था। क्रिकेट से क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक 2026 जिसको लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड घोषित किया है, वो किस खिलाड़ी को घोषित किया है? तो ऑब्वियसली से अगर न्यूज में है तो भारतीय होंगे। उनका नाम क्या है? विजडन, उनका नाम है सुमन गिल। ठीक है ना। सुमन गिल उनका नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब स्पेस से हम चलते हैं। स्पेस महत्वपूर्ण है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि पहली बार 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस उस समय जो हुआ करते थे, पहली जो मानव यात्री थी यूरी गागरिन, जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति बने थे। दिन क्या था? 12 अप्रैल। और 1961 में पहली बार हुआ था। तो कब मनाया था? 12 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मलबे को साफ करने के लिए अपना पहला लेजर आधारित सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए, महत्वपूर्ण है कि इसे अंतरिक्ष में जब हम स्पेस छोड़ते हैं तो बहुत सारे काम करने के बाद वहीं घूमते रह जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए जापान ने अपना पहला लेजर आधारित सैटेलाइट भेजा है। ठीक है ना। किस देश ने? जापान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 32 चलते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 अप्रैल को अपने किस मून मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है, जो जापान के सहयोग से भेजा जाएगा? तो किस मून मिशन के लिए भेजा है वो? तो मिशन का नाम है चंद्रयान 4, जिसको ल्यूपेक्स हम लोग बोलते हैं। इसमें भारत का इसरो और जापान का जाक्सा, ये दोनों का ज्वाइंट मिशन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, इकोनॉमिक्स से हम चलते हैं अर्थशास्त्र की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज से भुगतान और सुरक्षा के लिए किस तकनीक का अनिवार्य करने को दिशा निर्देश दिया? देखिए, भुगतान में जो पहले सिंगल स्टेप था, अब 2 स्टेप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफए जिसको बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपसे एब्रिविएशन एग्जाम में पूछता है कि एमएफए का फुल फॉर्म बताइए, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना। इसमें 2 अलग अलग कोड की जरूरत होगी पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना। ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पैसे की धोखाधड़ी को रोका जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 है कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न से अपग्रेड कर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ठीक है ना। तो देखिए, नवरत्न से महारत्न में जो ट्रांसफर किया गया उस कंपनी का नाम क्या है? हम सबसे वाकिफ है, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स से ही है। और देखिए, इसको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इसको आप सुनते जाइए और आपको इससे में आनंद आएगा। बातें भी अच्छी है, चीज भी अच्छी है और समय भी अच्छा है। तो चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दर कितनी थी? 3.4। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, खुदरा महंगाई दर का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, खुदरा महंगाई दर जो जारी करते हैं वो कौन है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, एनएसओ जारी करता है और अंतर्गत किसके आते हैं?
अच्छा, ये तय कैसे होता है? तो ये खुदरा महंगाई दर क्वेश्चन पूछा जाया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तय होता है, जिसमें हम खाद्य सामग्री, फल, कपड़ा, जूता जो भी हम खरीदते हैं उसकी महंगाई की गणना की जाती है। ठीक है ना? याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसे तय कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में थोक महंगाई दर कितनी थी? वो खुदरा महंगाई दर है, थोक महंगाई दर। तो खुदरा में हम लोग पढ़े हैं 3.4 और थोक क्या है? 3.88%। ठीक है ना? और ये किसके द्वारा होता है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और जारी एनएसओ करता है। ठीक है ना? अब चलते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स हमारा क्या है कि 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विश्व बैंक के नए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 34। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? 24। ठीक है ना? और क्यों क्या होता है इसमें? हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंचने के करीब? देखिए, ये जो स्थान आपको दिया गया, भारत का पहला यूएसए, चीन, रशिया और चौथा क्या है आपका? भारत। इन्होंने जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान हासिल किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2026 को जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है ना? मतलब कि ये ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में यह बताता है कि कौन सा देश प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन जैसे कोयला को छोड़कर कितनी जल्दी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मतलब में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें भारत का स्थान कौन है? 67। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 67 है। ठीक है। क्वेश्चन है 40 कि 19 अप्रैल 2026 को जारी वर्ल्ड साइबर डिफेंस रिपोर्ट के अनुसार साइबर सुरक्षा तैयारियों में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे जो ऑनलाइन हमला होता है, हैकिंग होता है, उसमें अपने आप को सुरक्षित रह सके, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर की भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। यह किस वर्ष होने वाला था? देखिए, कॉप का मतलब क्या चीज होता है? मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है। तो देखिए, 2026 COP31 होने वाला है। इसका जो मेजबानी कौन करेगा? तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2027 का जो सम्मेलन करने वाला कौन है? इथोपिया है। लेकिन 2028 का सम्मेलन भारत में होने वाला था। ठीक है ना? इससे पहले भारत 2002 में एक बार किया हुआ। तो 2028 में जो मेजबानी भारत को मिलने वाला करने वाले थे, उससे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि हम इसका मेजबानी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें भारत के अलावा कौन? दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो COP33 की मेजबानी के लिए रुचि दिखाई है। तो कौन किस वर्ष होने वाला था? 2028 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है। किस पड़ोसी देश में खसरा के कई मौतें और 7500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आने के बाद आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया? ये महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारा पड़ोसी देश है। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है ना? और खसरा जो बीमारी होता है वो सांस की बीमारी होती है। उसमें रूबेला वायरस फैलने से खसरा की बीमारी होती है। इसमें तेज बुखार, खांसी और नाक का बहना, शरीर में लाल चकत्ता, ये सब इसके लक्षण है। तो खसरा के मौत होने की कहाँ जानकारी ज्यादा मिल रही है? अभी बांग्लादेश में। इसलिए उसे यहाँ आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ राजधानी ढाका है और जो प्रधानमंत्री नए बने उनका नाम है तारिक रहमान। ठीक है ना? अब चलते हैं फेस्टिवल से कि पुंथाडु क्या है जो खासतौर पर तमिलनाडु में मनाया जाता है? तो देखिए, पुंथाडु क्या है? एक तमिल नव वर्ष है। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले के लिए न्यू वर्ष माना जाता है। ठीक है ना? जो अप्रैल माह के मध्य में आ जाता है। ठीक है। इसे वरुषा पिरप्पू भी कहा जाता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें पता है कि ये 13 अप्रैल 1919 के पंजाब के अमृतसर में जो घटना हुई थी, जिसमें 25,000 लोग मौजूद थे जालिया बाग में, उसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था। तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 को आगे बढ़ते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, इसे भीम जयंती भी बोलते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, और उस दिन को हम क्या मनाते हैं? समानता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? समानता दिवस मनाते हैं। इन्हें संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री ने किस शहर में अंबेडकर मेमोरियल ग्लोबल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? ठीक है ना। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किताब से प्यार था। उनकी एक निजी लाइब्रेरी थी, राजगृह, दुनिया के सबसे बड़े निजी लाइब्रेरी में से एक था। तो उन्हीं की याद में नई दिल्ली में अंबेडकर मेमोरी ग्लोबल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह किस महान कलाकार की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। और जो काफी चर्चा में रहता है, जिसको हम बोलते हैं मोनालिसा का पेंटिंग, वो किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था, और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में इनको मनाया जाता है। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को किन दो स्टेशन के बीच चली थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होंगे। ये 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:35 पर मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। और बोरी बंदर जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसमें 3 इंजन लगे थे। नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। ये भी महत्वपूर्ण है, 3 इंजन का नाम। तो 16 अप्रैल को हम भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखिए, ये क्या करता है कि रक्त का थक्का जमना ये कम हो जाता है, नहीं जैसे क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जो नहीं हो पाता है। तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा ऑडियो बुक था साप्ताहिक करंट अफेयर का, जिसको आप सुन सकते हैं। ठीक है ना। और ये आज से हम जारी करेंगे आप लोगों के लिए। तो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।